सो दोस्तों लास्ट पार्ट की धमाकेदार एंडिंग के साथ में मैं हाजिर हूँ तुम लोगों के लिए नंबर 1 सेंटाई का थर्ड पार्ट लेकर। सो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि किस तरीके से रेई के अंदर से एक नया पावरफुल दुश्मन निकल के आता है जो कि हमारे सारे गोजूजस को ओवर पावर कर देता है। साथ ही सुमिनो और रिकुओ के बीच में एक टेंशन चल रहा होता है क्योंकि रेई के बारे में रिकुओ ने अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बताया था और अब बेलम आगे करने क्या वाला है, इन सभी का जवाब हमें मिलने वाला है हमारे थर्ड पार्ट में। साथ ही जो हमारे मेन एनिमीज है क्वोन और टैगाजून आगे अभी किस तरीके से इस दुनिया को तबाह करने की कोशिश करेंगे और गोजूजस उन्हें बचाएंगे कैसे, ये सब हमें देखने को मिलने वाला है इस थर्ड पार्ट में। सो वीडियो से एकदम चिपके रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम देखते हैं कि बेलम ने सभी गोजूजस को मार पीट के छोड़ दिया था। देन होयरू एक इल्यूजन में फंस जाता है जहां होयरू अपनी फैमिली वाले अल्टरनेट वर्ल्ड को छोड़कर वापस असली दुनिया चूज करता है क्योंकि उसके लिए अब सिर्फ खुद की हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट नहीं रही, उसके दोस्त और उनके विशेष भी मैटर करते हैं। टैगासॉर्ड उसकी डिटर्मिनेशन देखकर उसके साथ मिलकर फाइनल शॉट खींचता है और इसी मोमेंट पे होयरू को मिलता है एक नया अल्टीमेट फॉर्म टैगासॉर्ड गोजू वुल्फ। दूसरी तरफ रेई और बेलम मिलकर ग्लैडियस रिंग का यूज करके टेमुनो और मॉरिस की आर्मी को समन कर देते हैं जो सब गोजूजस को बुरी तरह ओवरपावर कर देते हैं। सुमिनो को पता चलता है कि रेई ने ओटो को सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था जिस वजह से उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन रेई अब पूरी तरह से होपलेस हो चुका होता है और दुनिया को भी अपने साथों बर्बाद करना चाहता है। जब सब गोजूजस हारने के एज पर होते हैं तब होयरू ड्रामेटिक एंट्री मारकर रियो टैगासॉर्ड से टेमुनो का अटैक रोकता है और नए फ्यूज में फॉर्म ट्रांसफर हो जाता है। मशीरो को समझ आ जाता है कि होयरू और टैगासॉर्ड लिटरली एक साथ फ्यूज हो गए हैं, जिस पावर को देखकर ryugi भी जेलस हो जाता है और ये फॉर्म ना बहुत ही ज्यादा कमाल का था, तुम एक बार देखो जरूर इसको। होयरू फिर केंजुसु नंबर 1 को बैटल स्टार्ट करता है और शिंकेंजर रिंग और ओरका बस्टर को यूज करके एक इंसेन कॉम्बो अटैक करता है। टैगासॉर्ड गोजू वुल्फ अकेला ही टेमुनो और पूरी मॉरिस आर्मी को डोमिनेट कर देता है और फाइनली ओवरलोड ऑल हैंड फिनिशर से टेमुनो को डिस्ट्रॉय करके केंजुसु नंबर 1 का टाइटल जीत लेता है। इसके बाद बेलम जाइन फॉर्म में आता है और टैगाजून खुद बैटल फील्ड में उतरती है अपने चिल्ड्रंस को बचाने के लिए। मतलब कि जितने भी हम इसमें सैनिक वगैरह देखते हैं ना जो भी नंबर 1 बनने की कोशिश करते हैं ये सभी टैगाजून के ही बच्चे होते, तुम ऐसा समझ सकते हो। और जो बेलम था वो इन सबको भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, इसी कारण टैगाजून खुद भी यहाँ पर आ जाती है। वो कॉपीड गोजूजस वेपन और रिंग का यूज करके बेलम से फाइट करती है लेकिन बेलम उसे ओवरपावर करके हैवी ब्लास्ट से उड़ा देता है। फायर कैंडल और बंकेट शॉक में रह जाते हैं जब टैगाजून बैडली इंजर्ड हो जाती है और बेलम अनाउंस करता है कि उसका फाइनल प्लान अब शुरू होने वाला है। होयरू फिर अपने ओरिजिनल फैमिली के घर पिज्जा डिलीवर करता है। उसकी मॉम को हल्का सा डेजावू जैसा फीलिंग होता है और वो उसे दोबारा मिलने को बोलती है। होयरू इमोशनल होकर वापस वहां से चला जाता है लेकिन अब उसने अपनी नई लाइफ को ही अपना घर मान लिया था। और कुछ लोग पुरानी वीडियोस में ये कमेंट कर रहे थे कि भाई हमें इसमें सिर्फ रेड रेंजर दिखाई दे रहा है जब भी ये सेंटाई रिंग्स यूज होते हैं। मतलब कि हम सभी को लग रहा था कि जैसे हमने सुपर मेगा फोर्स में लेजेंडरी रेंजर्स का रूप देखा था वैसा हमें इसमें देखने को मिलेगा, बट मैं तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में जो टैगासॉर्ड की पावर्स 49 रिंग्स के रूप में अलग अलग हुई थी उसमें सिर्फ रेड रेंजर्स की पावर्स थी और 6 स्पेशल रिंग्स थी जो कि हमारे गोजूजस बने हैं, इसलिए हमें इसमें सिर्फ रेड रेंजर्स ही देखने को मिलेंगे, बाकी किसी रेंजर का सेंटाई रूप हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब हमें क्वीन टैगाजून दिखाई देती जो बेलम से फाइट करने बट काफी वीक हो चुकी थी। फायर कैंडल और बकेट उसे संभालते हैं और रात को जब सब सो जाते हैं तब रिको सीक्रेटली अकेला ही रेई का सामना करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बेलम इनके सामने आता है और मॉरिस की आर्मी को समन कर देता है जिससे एक डेंजरस बैटल शुरू हो जाती है। ब्रिडन जनरल्स मिलकर बेलम को काफी डैमेज देते हैं और शाइनिंग नाइफ उसके बॉडी पर एक वीक पॉइंट बना देता है। इसी बीच रेई अपनी डार्क पावर्स का यूज करके कैलामिटी लीडर को रिवाइव करने का प्रिपरेशन कर रहा होता है लेकिन रिको उसे रोकने पहुंच जाता है। पहले रिको अकेला फाइट करता है लेकिन बाकी गोजूजस भी उसके साथ आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि सैक्रिफाइस सोल्यूशन नहीं है। गुस्से में रेई असम को रिवाइव करके क्यू रेंजर की पावर से ब्रेन वॉश शिशी रेड बना देता है जो गोजूजस पर ही अटैक कर देता है। हर गोजूजस अपनी अलग अलग सेंटाई रिंग पावर्स का यूज करके मॉरिस और असम का सामना करते हैं जबकि रिको और रेई के बीच इमोशनल नंबर 1 बैटल स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान रिको फाइनली रेई को हरा देता है और समझ जाता है कि रेई अंदर से मरना चाहता था, लेकिन जब रिको उसे फिनिश करने जाता है तब सुमिनो बीच में आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि किसी इंपॉर्टेंट इंसान को खोना कितना पेनफुल होता है वो समझ सकती है। तभी बेलम रेई के बॉडी को पजेस करके फिर से अटैक करता है लेकिन गोजूजस मिलकर उसे रोक देते हैं और उसके पास से सेंटाई रिंग को भी वापस ले लेते हैं। फायर कैंडल रिवील करता है कि ब्रिडन ने बेलम को कमजोर कर दिया है ताकि गोजूजस उसका एंड कर सके। होयरू अपना रियो टैगासॉर्ड रिको को दे देता है और रिको पहली बार टैगासॉर्ड गोजू लियोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। अपनी नई पावर से मल्टीपल सेंटाई अटैक की हेल्प से वो बेलम को फाइनली डिस्ट्रॉय कर देता है और नंबर 1 बैटल का विनर बन जाता है। देन सुमिनो फाइनली अपनी सिस्टर ओटो से मिलती है और अब असम भी आजाद हो गया था। वो
एलियंस के साथ अपने प्लेनेट में लौट जाता है और रिको जेल में रई से मिलकर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सुमिनो और होयरू हॉस्पिटल में ओटो को जगाने की कोशिश करते हैं। सुमिनो सिंकेजर रिंग का यूज करती है लेकिन ओटो फिर भी होश में नहीं आती। इसके बाद सुमिनो डिसाइड करती है कि अब उसका नया गोल अपनी सिस्टर को वापस नॉर्मल बनाना होगा और वो उसके लिए फाइट करना कभी नहीं छोड़ेगी। देन हमारा होयरू एक फैंसी पार्टी में वेटर का काम कर रहा होता है जहां उसकी मुलाकात अचानक कोन से हो जाती है। कोन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वेटर से ज्यादा तो वो सॉकर प्लेयर लगता है, जिससे होयरू को अल्टरनेट रियलिटी वाली बात याद आ जाती है। होयरू उसे पूछता है कि उसने ब्रिडन को ज्वाइन क्यों किया, लेकिन कोन कंफ्यूजिंग आंसर देता है और बोलता है कि उसका असली गोल सिर्फ होयरू के साथ रहना था। फिर वो तुरंत इस बात को जोक में बना देता है। जाते वक्त कोन नोटिस करता है कि उसके बॉडी पर कर्स के निशान और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब कोन का राज तो कुछ और ही है। दूसरी तरफ नोवन वर्ल्ड में बंकुएट रिबन को गिफ्ट देती है जिसमें लिटिल प्रिजन नाम का एक डेंजरस बॉक्स था और गार्डियन मॉन्स्टर भी शामिल होते हैं, लेकिन रिबन सीक्रेटली डिसाइड करती कि फ्यूचर में वो खुद ही ब्रिटेन पर राज करेगी। और विलेज में होयरू कोन के बारे में सोच रहा होता है और तब कोयो नाम का इंसान का जिक्र आता है जो कभी होयरू और कोन का मेंटोर हुआ करता था। इसी बीच कोयो की मुलाकात कोन से होती है और वो डेका रेंजर रिंग यूज करके यूनिवर्स वॉरियर डेका रेंजर मतलब कि हमारे एसपीडी का रेड रेंजर बन जाता है। दोनों के बीच डेंजरस फाइट होती है जहां कोयो रिवील करता है कि वो कोन को रिफॉर्म करना चाहता है। फाइट के दौरान रिबन लिटिल प्रिजन यूज करके गोजुजस, कोन और कोयो सबको कैप्चर कर लेती है। प्रिजन के अंदर कोयो सबको बताता है कि कैसे टेगाजुन ने कोन को फोर्सफुली अपना सोल्जर बना दिया था और कोयो ब्रिडन के वर्ल्ड में इन दोनों भाइयों को बचाने वाला शख्स था, इसलिए दोनों उसकी बहुत इज्जत करते थे। होयरू को समझ आता है कि कोन भी एक विक्टिम ही था, इसलिए सब टेम्पररी टीम अप करके मिल के प्रिजन से एस्केप करते हैं। लेकिन प्रिजन टूटने के बाद कोन सबको शॉक देते हुए होयरू और कोयो को बिट्रे कर देता है और कोयो को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। तब कोन रिवील करता है कि उसका टेगाजुन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किसी जबरदस्ती के कारण नहीं बल्कि उसकी मर्जी से हुआ था, क्योंकि वो अपनी डार्कनेस और फियर को एक्सेप्ट कर चुका था। डेका रेंजर रिंग को चुराकर कोन वहां से चला जाता है और रिबन को भी धमकी देता है कि वो दोबारा ऐसा ना करे। कोयो हॉस्पिटल में होश में आता है और होयरू से कहता है कि अब सिर्फ वही कोन को बचा सकता है, जबकि कोन अकेला बैठकर डेका रेंजर रिंग को उदासी से देखता रहता है। नोवन वर्ल्ड में बंकुएट रिबन को एक क्यूट हेयर डेकोरेशन गिफ्ट करती है। रिबन उसे पसंद करती है और ह्यूमन वर्ल्ड घूमने का प्लान बनाती है। होयरू को इमरजेंसी कॉल आता है। रिबन ह्यूमन वर्ल्ड में लोगों को किडनैप करके उनकी स्वीट खा रही होती है और गोजुजस उसे रोकने पहुंच जाते हैं। बैटल के दौरान सुमिनो पहली बार टाइगरसॉर्ड गोजू यूनिकॉर्न यूफॉर्म को यूज करती है और जेनकाइजर रिंग की पावर से रिबन को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद जाइंट बैटल में होयरू और मशीरो टाइगरसॉर्ड व्हाइट बर्न फॉर्म बनाकर मिस्टर शाइनिंग नाइफ और स्वीट केक को हरा देते हैं। बैटल के दौरान रिबन अपने आइजर के साथ अटैक करती है और टाइगरसॉर्ड ब्लू उसे रोकने आता है। रिबन गुस्से में बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब रिकू का अटैक उसके एस्केप पोर्टल को ही तोड़ देता है और रिबन अयाजा से बाहर गिर जाती है। बकेट उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन रिबन धीरे धीरे एग्जिस्टेंस से फेड होने लगती है और मरने से पहले रिबन रियलाइज करती है कि क्यूटी का प्यार ही दुनिया की सबसे लवली चीज है और वो दोनों एक दूसरे की सिस्टर मानते थे और वो अपनी सिस्टर को लास्ट रिबन देकर डिसअपियर हो जाती है। क्यूटी पूरी टूट जाती है और रिवेंज की कसम खा लेती है। इसी वक्त फायर कैंडल टाइगरसॉर्ड ब्लू का मास्क तोड़ देता है और क्यूटी शॉक में ये देख लेती है कि टाइगरसॉर्ड ब्लू असल में उसका प्यार रिको ही है। रिको भी जान जाता है कि बकेट तो ब्रिडेन की साइड है और रिबन की डेथ की वजह से बकेट दर्द और गुस्से में चीखने लगती है। गुस्से और दर्द में वो रिको पर अटैक करने जाती है लेकिन उसे नोवर्ड वर्ल्ड में ले जाया जाता है जहाँ कोन उसके इमोशंस को रिवेंज में बदलने की कोशिश करता है। क्यूटी अपना रिको श्राइन तोड़ देती है, ऑफ द डिस्ट्रक्शन बनने का डिसीजन लेती है, जबकि क्वीन टाइगरजून अपने फाइनल नोवन मास्टर को एक्टिवेट कर देती है। ह्यूमन वर्ल्ड में क्यूटी वापस आकर सब पर अटैक करती है। बैटल इंटेंस हो जाती है जब मॉन्स्टर भी कंट्रोल खो देता है और सब पर अटैक करता है। क्यूटी भी रिकू से रिवेंज लेने के लिए फाइट करती है। रियुगी टाइगर शॉट की पावर से गोजू टायरानो बनकर मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करता है लेकिन वो रिवाइव होकर दुनिया को क्लोन करने लगता है। टाइगरजून उसे अपना पायलट बना लेती है और फुल पावर हासिल करके गुडेबन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। टीम शॉक में देखती रह जाती है और मशीरो हेल्पलेस होकर गुडेबन का नाम चिल्लाते रह जाता है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुमको ये सारे नाम वगैरह अगर नहीं समझ आ रहे होंगे ना तो पहले के दोनों पार्ट जरूर देख लेना भाई, तभी मजा भी आएगा इस वेब सीरीज को तुमको देखने में। बहुत ही अच्छी सीरीज है। क्वीन टाइगरजून गुडेबन को दोबारा प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने की प्लानिंग करती है। सब एक्साइटेड होते हैं लेकिन क्यूटी सिर्फ रिको के बारे में सोच रही होती है। तभी पता चलता है कि किसी ने सारे सेंटाई रिंग्स को चुरा लिया है और इसी केओस के बीच रिको और टीम को एक पोर्टल मिलता है जो उन्हें नोवन वर्ल्ड में ले जाता है। जहाँ पहुंचते ब्रिडन उन पर ही चोरी का इल्जाम लगा देते हैं और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जबकि रिको और बकेट फाइनली अपनी पर्सनल बैटल फेस करने के लिए सामने सामने आ जाते हैं। कासल के अंदर गुडेबन को बच्चे की तरह रीएजुकेट किया जा
रहा होता है लेकिन वो रेजिस्ट करता है। टैगाजून उसे समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया फ्लॉड है और उसे परफेक्ट वर्ल्ड बनाना चाहिए, पर गुडेबन क्लियरली बोल देता है कि वो ऐसी दुनिया चाहता ही नहीं है। इधर होयरू और मशीरो उसे बचाने के लिए कासल में घुस जाते हैं और फाइट करते हुए उसे फ्री कर देते हैं। बाहर रिको और क्यूटी की इमोशनल फाइट पीक पर पहुंच चुकी होती है, जहां क्यूटी रिवेंज में अंधी हो चुकी थी, लेकिन रिको उसे समझाता है कि वो उसे फिर से खुश देखना चाहता है। क्यूटी भी उसकी सारी बातों को समझ जाती है और सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन बिगेस्ट ट्विस्ट लास्ट में आता है जब रिवील होता है कि सेंटाई रिंग्स का चोर कोई और नहीं बल्कि कुओन ही था। वो टैगाजून को बिट्रे करके उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी पावर्स भी हासिल कर लेता है, जिसके बाद वो एक नया पावरफुल विलन बनकर सामने आता है। होयरू उसे फेस करता है लेकिन कुओन उसे इजीली आउटप्ले करके गोजूजस को वापस भेज देता है। अब कुओन ऑफिशियली ब्रिटेन का नया किंग बन चुका होता है। देन हम एक इमोशनल फ्लैशबैक देखते हैं जहां छोटे होयरू और उसका भाई कुओन क्रिसमस पर अपनी विशेष लिखते हैं। होयरू की सिर्फ एक सिंपल सी विश होती है कि वो अपने भाई के साथ में खुश रहे। प्रेजेंट में आते स्टोरी इंटेंस हो जाती है जब कुओन रिवील करता है कि उसने टैगाजून को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी कुओन साउरी को किडनैप कर लेता है, जिससे होयरू इमोशनल होकर उसे बचाने निकल पड़ता है। बैटल में सब अपने अपने अपोनेंट से लड़ते हैं, लेकिन मेन फोकस होयरू वर्सेस कुओन पर ही होता है। कुओन अपनी जेलसी और एंगर रिवील करता है, बोलता है कि वो होयरू की लाइफ से जेलस था और उसकी जगह लेना चाहता था। दूसरी तरफ गुडेबन अपनी माँ टैगाजून को एक स्कार्फ गिफ्ट देता है जो उसे इमोशनल कर देता है, और ये सब भाई फाइट के बीच में होता है। ओके, अब इस चीज से टैगाजून के अंदर का गुस्सा पूरी तरीके से शांत हो जाता है और ये मोमेंट पूरा टर्निंग पॉइंट बन जाता है जहाँ टैगाजून को समझ आता है कि वो अकेली थी और उसे प्यार की ही जरूरत थी। मुझे भी है यार, लेकिन क्या करूँ, कोई देने वाली आई मीन आज। इसी बीच होयरू और कुओन अपनी फाइनल फाइट में फुल पावर से टकराते हैं, जहां होयरू जीत कर साउरी को बचा लेता है और सारे सेंटाई रिंग्स को भी कुओन से हासिल कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट तब आता है जब फायर कैंडल के अटैक से बचाने के लिए कुओन खुद होयरू के सामने आकर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। मरने से पहले वो होयरू को माफ कर देता है और होयरू टूट जाता है। बाद में टैगाजून अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करती है और सब एक नई लाइफ स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं। ट्विस्ट यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि हमारा कुओन वापस आता है, लेकिन एक ब्लैक सॉर्ड के रूप में, जिसे फ्यूचर में रिडीम होने का चांस दिया गया है, और ये सब लॉर्ड टैगासॉर्ड ने किया था। एपिसोड एंड होता है एक इमोशनल बट होपफुल नोट पर, जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा होता है, लेकिन अदर साइड फायर कैंडल अकेला बच जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब आगे एक श्राइन के बाहर होयरू पार्ट टाइम काम कर रहा होता है और थोड़ा रूड बिहेव करता है, जबकि उसका भाई कुओन अब एक शॉर्ट बनकर उसके साथ फनी मोमेंट क्रिएट करता रहता है। इधर कैफे में क्यूटी ह्यूमन वर्ल्ड में एडजस्ट होने के लिए जॉब मांगती है और साउरी उसे चांस भी दे देती है। तभी एंट्री होती है एक नए रेड रेंजर ओरिगा रेड की, जो कि हमारे सुपर सेंटाई का पार्ट है, जो होयरू को चैलेंज करता है और बोलता है कि वो एक प्रॉपर रेड रेंजर है ही नहीं। वो किंग ओजर रिंग दिखाकर प्रूव करता है कि असली रेड का लेवल क्या होता है और हिंट देता है कि अगर होयरू वर्थ नहीं हुआ तो उसकी वो जगह वो ले लेगा। सिचुएशन सीरियस तब हो जाती है जब गोजूजस को पता चलता है कि ओरिगा रेड ओरिजिनल सेंटाई से है और उसका मिशन सिर्फ रिंग लेना नहीं बल्कि होयरू को रिप्लेस करना भी हो सकता है। दूसरी तरफ नोवन वर्ल्ड में फायर कैंडल अकेला रह गया है और वो अब भी ह्यूमंस के खिलाफ लड़ना चाहता है, जबकि बाकी ब्रिटेन तो अब मूव कर चुके हैं। होयरू एक छोटे से मोमेंट पे अपना असली नेचर दिखाता है जब वो दो लड़कों की फाइट इनडायरेक्टली सॉल्व कर देता है, जो कि ओरिगा रेड को भी इंप्रेस कर देता है, लेकिन फिर भी वो होयरू को इनकम्प्लीट मानता है। तभी गोजूजस को एक इन्विटेशन मिलता है लास्ट यूनिवर्स वॉरियर से, जो उन्हें फाइनल बैटल के लिए स्टेडियम में बुलाता है। स्टेडियम में रिवील होता है कि लास्ट वॉरियर और कोई नहीं बल्कि हमारा ओरिजिनल निंजा रेड सासुके है और हमारा दादाजी इन जवानों को इजीली ओवरपावर कर देता है और ओरिगा रेड के साथ मिलकर उनकी वीकनेस को एक्सपोज करता है। होयरू भी ओरिगा रेड के साथ इंटेंस फाइट करता है और मल्टीपल सेंटाई रिंग्स का पावर यूज करता है, लेकिन फिर भी ये उन दोनों के सामने स्ट्रगल करता है। जब लगता है कि ये ही मेन बैटल है, तब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने आता है। विडाल ऑफ हंगर नाम का पावरफुल विलन एंट्री लेता है, जो सबको एक ही अटैक में हरा देता है। वो डिक्लेयर करता है कि अब वो खुद दुनिया पर रूल करेगा और अब एक नए डेंजरस थ्रेट की एंट्री हो चुकी होती है, जिसके साथ बैटल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। देन हम इन सबके बीच फाइट देखते, जहाँ होयरू बिना सोचे समझे विडाल पर चार्ज कर देता है, लेकिन उसकी टीम भी उसके साथ ही फाइट कर ज्वाइन कर लेती है और सबके सब मिलकर भी विडाल का कुछ खासा उखाड़ नहीं पाते। सासुके अपने निंजा ट्रिक से सबको इनविजिबल बनाकर टेम्पररी बचा लेता है और सबको समझ में आ जाता है कि कैलामिटी का थ्रेट कितना बड़ा डेंजरस है। कैफे में वापस आने के बाद होयरू डाउट में चला जाता है कि क्या वो सच में एक वर्दी रेड रेंजर है, लेकिन सासुके उन्हें बताता है कि टीम वर्क ही असली स्टैंड है। जब विडाल फिर से अटैक करता है तो ओरिगा रेड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है और होयरू उसके लिए हिट ले लेता है, जो उसका असली नेचर दिखाता है और फिर सब मिलकर एक प्रॉपर सेंटर टीम वर्क दिखाते हैं। सासुके भी उनके रिंग्स यूज करके उन्हें सपोर्ट करता है। होयरू और ओरिगा रेड एक साथ लड़ते हैं और फाइनली कोऑर्डिनेशन से
विडल को टक्कर दे देते हैं। गोजूजस अपनी क्लासिक टीम स्पिरिट दिखाते हुए काकू रेंजर बॉल पास करके एक कंबाइंड फिनिशर अटैक मारते हैं, लेकिन विडल जाइंट फॉर्म में बन जाता है जिससे फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती। तब ओरिगा रेड मुटेकू शोगुन को समन करता है और होयरू टैगोसॉर्ड के साथ कंबाइन अटैक में विडल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाद में ओरिगा रेड अपनी गलती एक्सेप्ट करके होयरू को किंग ओजा रिंग दे देता है और सासुके ryugi को काकू रेंजर रिंग देकर उन्हें लास्ट मिसिंग रिंग भी कंप्लीट करवा देता है। अब गोजूजस के पास टोटल 49 रिंग्स हो जाते हैं। एपिसोड एंड होता है एक डार्क ट्विस्ट के साथ में, जब हमें पता चलता है कि विडल पूरी तरह से मरा नहीं था और फायर कैंडल उसकी बची हुई पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आ जाता है, हिंट देते हुए कि अगला थ्रेट और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। फायर कैंडल विडल की डेड बॉडी को कंज्यूम करके उसकी कैलामिटी पावर्स को ले लेता है, जिससे उसका लुक और ऑरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इधर गोजूजस के पास अब 49 रिंग्स आ चुके थे और वो डिसाइड करते कि फाइनल डिसीजन के लिए आपस में टूर्नामेंट होगा जिसमें विनर सब रिंग्स ले जाएगा, क्योंकि तुम सभी को याद ही होगा कि जिसके पास सारे के सारे रिंग्स होंगे उसी की इच्छा पूरी हो सकती है। दूसरी तरफ फायर कैंडल रोबो ग्रेवयार्ड में आके डिक्लेयर करते हैं कि अब वो नोवन वर्ल्ड को लीड करेगा और ह्यूमंस के खिलाफ लड़ेगा। देन हमें पहला मैच सुमिनो वर्सेस किंजीरो का इमोशनल बैटल दिखाया जाता है और भाई ये चीज ना सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी, बिकॉज सभी टीममेट्स अभी तक एक दूसरे के साथ थे और अब एक दूसरे से ही लड़ाई करने जा रहे हैं। अब इधर ये दोनों फुल पावर से लड़ते हैं, लेकिन किंजीरो जानते हुए भी हार जाता है, मतलब जानबूझ के, ताकि सुमिनो अपनी सिस्टर को बचाने का सपना पूरा कर सके। सुमिनो उसके रिंग्स को ले जाती है और उसे टूर्नामेंट से एलिमिनेट कर देती है, लेकिन किंजीरो खुश होता है क्योंकि उसे अपना आंसर मिल चुका होता है। अब किंजीरो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। देन नेक्स्ट डे रिकू और ryugi का इंटेंस बैटल कंटिन्यू होता है, जो कि पूरे 10 घंटे तक चलने के बाद भी ड्रॉ हो जाता है। इसलिए ryugi एक नया आइडिया देता है कि वो रिकू का प्रोड्यूसर बनेगा, क्योंकि भाई उसके पास पैसों की कमी तो है नहीं, जिससे कि ये फिर से नंबर 1 आइडल बन के प्रूव कर पाएगा अपने आप को, जिससे रिकू की विश तो पूरी हो जाएगी। इसलिए वो अपना रिंग ryugi को दे देता है। दूसरी तरफ स्टोरी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है जब फायर कैंडल कैलामिटी पावर्स के इफेक्ट में आके अनस्टेबल होता जा रहा था और एक और नया बड़ा थ्रेट टीस होता है। मशीरो फाइनली उस मिस्टीरियस एंटिटी को ढूंढ लेता है जो उसके विजन में आ रही थी और शॉकिंग रिवील होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कैलामिटी का अल्टीमेट लीडर लेक्स होता है, जो यूनिवर्स के रूल का एब्डोमिनेंट है। मशीरो और बियर कुमा फाइनली लेक्स का सामना करते हैं, जहां लेक्स अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करता है और दिखाता है कि वो सिर्फ विलन नहीं बल्कि यूनिवर्स के रूल का एब्डोमिनेंट है। मशीरो उसे अटैक करता है, लेकिन लेक्स बार बार रीजनरेट हो जाता है और उसे समझाता है कि कैलामिटी एक रूल है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता तो खत्म नहीं कर सकता। वो मशीरो को ऑफर देता है कि वो गॉड बनकर दुनिया को रीसेट करे, लेकिन मशीरो मना कर देता है क्योंकि वो उसका मतलब जानता था। तब लेक्स अपनी पावर दिखाता है, नेचुरल डिजास्टर ट्रिगर करता है और टैगोसॉर्ड विलेज और पूरी दुनिया को तबाह करने लगता है, ये प्रूव करते हुए कि उसका प्रेजेंस ही विनाश का कारण है। बैटल एस्केलेट होती है जब गोजूजस और टैगोसॉर्ड फैमिली मिलकर लेक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब पर हैवी पड़ता है। फायर कैंडल भी इसी टाइम पे एंटर कर देता है और विडल की पावर यूज करके काइजर फायर कैंडल बन जाता है। केओस अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब लेक्स अपनी पावर से ryugi और सुमिनो को एग्जिस्टेंस से इरेज, मतलब कि उन्हें खत्म कर देता है। मीन्स वो दोनों अब खत्म हो चुके हैं। और जब वो होयरू को टारगेट बनाता है तब रिकू और किंजीरो उसे बचाते हुए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। होयरू कंप्लीटली टूट जाता है, लेकिन लेक्स फिर से मशीरो को गॉड बनने का ऑफर देता है और इस बार मशीरो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है और उसकी तरफ बढ़ता जाता है। साथ ही मशीरो गुडेबंस की पावर को एब्जॉर्ब करके एक गॉड लाइक फॉर्म ले लेता है, ताकि वो रूल्स को तोड़ नहीं बल्कि पूरी तरीके से चेंज ही कर सके, क्योंकि अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मशीरो अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस देता है। वो बियर कुमा के साथ मिलकर लेक्स को ओवर पावर कर देता है और दुनिया को रिस्टोर करता है और फिर उसे अर्थ के कोर तक ले जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वो खुद भी उस एक्सप्लोजन में खत्म हो जाता है। एंड में सिर्फ होयरू बच जाता है, जिसके आसपास सारे सेंटाई रिंग्स गिरते हैं, सिंबलाइजिंग उसके दोस्तों का एंड। टैगोसॉर्ड उसे विनर डिक्लेयर कर देता है, लेकिन ये विक्ट्री बिल्कुल खाली होती है। होयरू इमोशनल ब्रेकडाउन में चला जाता है क्योंकि जीतने के बाद भी अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बट फायर कैंडल बीच में आके उसे फाइनल फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब दोनों ट्रांसफॉर्म होकर पागलों की तरह एक इंटेंस बैटल शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। फायर कैंडल क्लियरली बोल देते कि वो सिर्फ होयरू से लड़ने के लिए जिंदा है। फाइट के बीच कुओन वापस आता है और होयरू को बचाता है और तब होयरू अपना फाइनल डिसीजन लेता है। अब क्योंकि सारे 49 रिंग्स उसके पास है, इसलिए उसकी कोई भी एक विश पूरी हो सकती थी और वो टैगोसॉर्ड से विश मांगता है कि रिंग बैटल को रीस्टार्ट किया जाए। और जैसे ही विश कंप्लीट होती है सब कुछ रीसेट हो जाता है।
रिको, ryugi, सुमिनो और किंजीरो सब वापस आते हैं रेडी टू फाइट वंस अगेन। अब फाइनल बैटल एक प्रॉपर टीम गेम बन जाती है जहां गोजूजा एक साथ फायर कैंडल और उसके मॉरिस का सामना करते हैं। यूनिवर्स वॉरियर्स भी वापस आके उनकी हेल्प करते हैं और पूरी फाइट एक मैसिव क्रॉसओवर जैसी फील देती है। ये ना लिटरली ऑसम होता है। जब फायर कैंडल अपनी फुल पावर यूज करता है तब एक और ट्विस्ट आता है, मशीरो भी वापस आ जाता है और वो अब एक गॉड बन चुका था और उसकी हेल्प से फायर कैंडल फाइनली डिफीट हो जाता है। लेकिन उसे खत्म करने के बजाय होयरू उसे अपना नंबर 1 फाइटिंग फ्रेंड बोलकर माफ कर देता है, जिससे फायर कैंडल इमोशनल हो जाता है और ब्रिडेंस के साथ में वापस ज्वाइन हो जाता है। फाइनल पार्ट में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सबकी लाइफ बेटर हो चुकी है। सुमिनो की सिस्टर ठीक हो गई है, रिक्यू का दोस्त रेई भी ठीक हो चुका है, किंजीरो अपनी डुअल लाइफ एंजॉय कर रहा है और ryugi अपने प्लान से एक्सपेंड कर रहा होता है। मशीरो रिवील करता है कि सब अपनी विशेष खुद अचीव कर रहे होते हैं बिना किसी शॉर्टकट के, जो काम हमें भी करना चाहिए। होयरू भी ग्रो कर चुका है और अब वो लाइफ को वैल्यू करता है। लास्ट सीन में सब एक नॉर्मल हैप्पी मोमेंट के साथ में खत्म हो जाता है।